नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। ट्रिगोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का मापन। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग होता है, ठीक है। अपन ने पहले एक तो टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का कर लिया था, उसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम की अपने प्रॉब्लम्स की थी, अपने थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया था। इसके बाद में अपन आज बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की। ये वीडियोज आपके लिए नेवी एयरफोर्स एनडी के लिए बहुत यूजफुल वीडियो बेटा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास इंडिकेशन आ जाए आपके पास कि भाई वीडियो अपलोड कर दिया गया, और आप आराम से देख सको। अभी आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम में टाइम लगने वाला है। अपन जैसे जैसे वीडियो डाल रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग काम करते रहो। आपके पास प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस शीट से आप प्रॉब्लम्स निकालते रहो। देखना इसमें आप ट्रिगोनोमेट्री में त्रिभुज का मापन, त्रिभुज की भुजाओं का, और इसमें भी त्रिभुज भी कौन सा लेते हैं अपन, राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। आप जैसे कोई लाइन ले लेते हो, एक लाइन ले ली अपन ने, एक दूसरी लाइन है, ये लाइन अपन ने दूसरी लाइन ले ली, इसका रोटेशन दो डायरेक्शन में हो सकता है। एक तो इसका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जिसको अपन वामावर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वामावर्त भी कहते हैं। इस लाइन का रोटेशन नीचे की तरफ भी हो सकता है, घूर्णन वो नीचे की तरफ होगा, उसको अपन कह देंगे क्लॉकवाइज, या इसको अपन कह देते हैं दक्षिणावर्त। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तब आपके पास एंगल बनता है पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज होता है तब आपके पास एंगल बन जाता है नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल होगा, और डायरेक्शन अगर आपके पास क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, उस कंडीशन में आपके पास नेगेटिव एंगल बन जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई ये कोण तो ले लिया अपन ने, इस कोण को मापने के अलग अलग सिस्टम्स थे, अलग अलग पद्धतियां थी। सबसे पहले अपन बात करते हैं सास्टिक पद्धति। सेक्साडेसिमल सिस्टम। यह सिस्टम क्या था? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक समकोण को 90 बराबर अंशों में विभक्त किया गया। एक जो राइट एंगल ट्राइंगल था उनको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक एवरी जो पार्ट था उसको डिग्री से रिप्रेजेंट किया। तो एक समकोण को 90 डिग्री, एक डिग्री इक्वल्स 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकंड। सेकंड का मतलब डबल डैश लगा दिया, डबल डैश लगाने का मतलब 60 सेकंड से। तो इसकी इकाई आपके पास कई बार पूछ लेता है कि सास्टिक पद्धति में कोण के मापने की इकाई क्या थी, और कोण के मापने की इकाई इसमें क्या होती है? डिग्री होती है। इसमें एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, और 90 बराबर भागों में प्रत्येक भाग को अपन डिग्री कहते हैं। तो अपन ये लिख लिया कि एक समकोण 90 डिग्री के इक्वल होता है। एक डिग्री होती है वो 60 मिनट के इक्वल होती है, एक मिनट होती है वो 60 सेकंड के इक्वल होती है। आप जब डिग्री रेडियन में जब रिलेशन फाइंड करोगे, उस कंडीशन में अपने को मिनट की जरूरत भी पड़ेगी। ये एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, इनकी अपने को वहां आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सत्तिक पद्धति। सेंटेसिमल सिस्टम, सत्तिक पद्धति। इसमें अपन क्या करते हैं, एक जो समकोण होता है, एक समकोण को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और एवरी पार्ट को ग्रेड कहते हैं। इसका मतलब 1 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण 100 ग्रेड के इक्वल हो गया, एक ग्रेड 100 मिनट्स के इक्वल होता है, और एक मिनट होती है वो 100 सेकंड्स के इक्वल होती है। इसमें मिनट, सेकंड और डिग्री, सॉरी आपके पास राइट एंगल, इनको 100 में काउंट करते हैं, और इसकी इकाई क्या होती है? ग्रेड। सत्तिक पद्धति की इकाई पूछ सकता है अगला, कहता है कि ग्रेड। एक होता है तीसरा वर्तीय पद्धति, और वर्तीय पद्धति को सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। वर्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम। जैसे मान लो एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में अपन दो रेडियस ले लेते हैं, एक चाप काटते हैं, ये एक कोई चाप दिया हुआ है, इस चाप से अपन दो रेडियन आर्क दिया हुआ है, इससे अपन दो रेडियन ये लो, ये अपन ने दो रेडियस ले ली,
ये आर्क दिया हुआ जिसको एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। एक रेडियन कब कहेंगे अपन, इसकी इकाई रेडियन होती है। वर्तीय पद्धति की इकाई क्या होती है, रेडियन होती है। किसी चाप द्वारा या चाप की लंबाई के बराबर त्रिज्या द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण बनता है, जितना चाप है उतनी किसकी लंबाई होनी चाहिए, त्रिज्या की लंबाई। केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसको अपन रेडियन कहेंगे। तो थीटा बराबर कोण बराबर, आपको पता है फॉर्मूला होता है चाप बट्टे त्रिज्या, और चाप एल और आर अगर इक्वल है तो एल अपॉन एल बताओ कितना हो गया, 1। और ये जो एंगल बनता है इस एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन। यहाँ आपके पास रेडियन है कोण को मापने की इकाई, और यहाँ आपके पास क्या दे रखी है, डिग्री दे रखी है। डिग्री और रेडियन इन दोनों में अपन आगे रिलेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं आपके इस पर देखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, कि आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कौन कौन से। आपने 9th में भी पढ़ा था, आपने 10th में भी पढ़ा था, आपका ये टॉपिक 11th में भी पढ़ा हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये और जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सब में यूज होता है, कहीं ना कहीं कहीं कोई सा फॉर्मूला लग जाता है, बहुत ज्यादा काम में आता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें अपन, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड की बात है। यहाँ अपन एंगल थीटा लेते हैं। थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनियस कहते हैं, और ये आपके पास आधार बेस है। आप जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनको लंब कर्ण और आधार का रिलेशन आपको आता है सबको, आप आराम से लिख लेना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो फॉर्मूले थे आपके, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और एक आता है सेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। आप कई बार कन्फ्यूजन होते हो कि यार 1 प्लस आपके उसमें इंटीग्रेशन में भी काम में आता है। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछता है सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखते हैं, आप टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कई बार सेक स्क्वायर +1 लिख देते हो। इनमें कई बार कन्फ्यूजन रहता है आपके। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तब अपन इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आप कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर, कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर 1 और 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया। आप एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, कोसेक स्क्वायर हो गया। तो ये आपके वैल्यूज आ जाएंगी। एक फॉर्मूला याद रखोगे, इन फॉर्मूलों को आप आराम से फाइंड कर सकते हो। आपको कंपटीशन में कई बार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसकी जगह डायरेक्ट अपन 1 लिख देते हैं। इस फॉर्मूले को जब यूज में लोगे तो आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक दूसरी बात आपको पता है कि जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और जो टेन थीटा आता है वो आपके पास 1 अपॉन कोट थीटा भी लिख सकते हो, और टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हो। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे अपने पास टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स 1 हो जाएगा, और कंपटीशन में बहुत बार अपन जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब काम में आता है, और अदरवाइज जब क्वेश्चन सोल्व नहीं करें, मान लो कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम भी पूछ सकता है आपको। ये कहता है टेन 70 इंटू कोट 20, आपको ये कहता है टेन 57 इंटू कोट 33, इनकी वैल्यूज पूछता है। यहाँ ये देखना टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स 1, अपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया था। यहाँ इन दोनों का अगर सम, ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका अगर सम आपके पास 90 हो जाए, जैसे अपन 70 और 20 90 हो रहा है, तो आपके पास ये
एक मिनट देखो, एग्जाम्पल लिखा हूं आपको। ये कहता है एग्जाम्पल्स 1070 इंटू 1020 दोनों सेम में लिखे हुए होते हैं। आपको कई बार ये कहता है 1075 इंटू 1033 दोनों सेम में लिखे हुए हैं। अब ये जो 1020 देर का आपके पास, इस 10 को अपन कोट में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, और जब कोट में कन्वर्ट करोगे 1020 को 90 माइनस इसको लिखेंगे अपन 90 माइनस 70, और जब कन्वर्ट करेंगे तो कोट 70 आ जाएगा। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा यहाँ बन जाएगा 1070 इंटू कोट 70, बताओ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप ये ध्यान में रखना कि इन दोनों एंगल्स का अगर सम आपके पास 90 हो, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ भी 57 और 10 ये भी देख लो, चाहे इन दोनों का सम करते हो तो भी 90 हो रहा है, तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये आप लोग भाई एग्जाम्पल्स करना है, इसमें अपन प्रॉब्लम्स करेंगे, वहाँ आपको दोबारा बता दूंगा। ये ट्रिक मेथड के क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ बहुत काम में आती हैं चीज़ें कि भाई टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स 1 है। इस कंडीशन में आप टेन थीटा इंटू कोट थीटा नहीं दिया होता, इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। आता है ऐसे 1070 इंटू 1020, कई बार क्वेश्चन ऐसे लिख देता है 1070। एग्जाम्पल्स लिखवाऊँ देखो, 1020 1060 1070, ये लो। अब आपको पता होना चाहिए भाई यहाँ 20 ये 70 कितना हो गया बताओ, 90। डायरेक्ट वैल्यू तो पता है नहीं, 1020 की भी वैल्यू नहीं पता है अपने को, और 1070 की भी नहीं पता है। यहाँ 70 और 20 कितना हो गया, 90। तो इसका दोनों का मल्टीपल तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। और 1030 और 1030 √3 होता ही है, तो ये आपके पास आ गया √3। तो आंसर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ऐसी वैल्यूज पूछता है, उनमें आपको ध्यान में रखना है कि दोनों एंगल्स का सम अगर 90 हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बाकायदा दोनों 10 में ही हो। नेक्स्ट देखना आगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ये तो आते हैं आपको। अब देखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाता हूं आपको, डोमेन एंड रेंज। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन प्रांत कहते हैं और परिसर। बात अपन प्रांत और परिसर की कर रहे हैं, अपन देखना यहां समझ कर करना है। इन चीजों को टेबल उतारने से कुछ नहीं होता है अभी। ये टेबल आपकी बुक में भी दे रखी है, आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन इसको समझ कर करना थोड़ा सा कि भाई डोमेन, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका प्रांत और परिसर क्या होता है, समझ कर करना इन चीज़ों को, ताकि आपको ये टेबल याद ही नहीं करनी पड़े कभी। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपके पास फंक्शन साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इन अपन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। मैं बहुत बार पूछता हूं क्लास में भी कि साइन एक्स का डोमेन, और जब साइन एक्स का डोमेन पूछता हूं तब देखो बताते हैं क्या लोग बाग, एक बार समझना आप लोग ही बताते हो है ना। मैं ये पूछता हूं डोमेन ऑफ साइन एक्स, ऑप्शन लिख देता हूं -π/2 to π/2, -1 to 1 आर नन ऑफ दीज, ये चार ऑप्शन लिख दिए। मैं कई बार ये लिखता हूं रेंज ऑफ साइन एक्स -π/2 to π/2, -1 to 1 आर और वही नन ऑफ दीज। कई बार ये लिखता हूं -π/2 to π/2, तो लगभग का ये होता है डोमेन पूछते थे -π/2 to π/2 बता देते हैं, और अगर कोई ये यहां से चूक जाता है ना तो वो -1 से 1 बताता है। ये आर तो पूरी क्लास में कोई मुश्किल से 5-4 बच्चे होते हैं, या फिर जिनका थोड़ा ध्यान देकर पढ़ावा होता है कि नहीं यार सर ने पिछली बार भी अपने को बताया था, ये अलग से बताया था ये इसका डोमेन क्या होता है, तो ही भले ही कोई आर बता दे, नहीं तो बहुत कम चांस है।
अगर अपन रेंज की बात करते हैं तो रेंज में भी लगभग यही -π/2 से π/2 बता देते हैं इसमें, जबकि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था अपन ने, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं पढ़ा था। इसमें डोमेन और रेंज का स्पेशली आप लोग ध्यान में रखना कि अगले ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूछा है या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूछा है। याद ये रखना है कि साइन एक्स का पूछा है या फिर साइन इनवर्स एक्स का पूछा है। आप देखना फंक्शन, डोमेन की बात करें अपन, प्रांत की बात करें तो साइन का जो प्रांत होता है, आप जब इसका ग्राफ बनाते हो क्यों होता है और उसका रीजन भी आना चाहिए अपने को। भाई साइन का जब ग्राफ बनाते हो तो यहाँ आपके पास π/2 है, यहाँ आपके पास पाई है, यहाँ आपके पास 3π/2 है, यहाँ मैं 2π लिख देता हूँ और ये आगे चलता रहता है। आपको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। यही तो होता होगा। इस ओर भी -π/2 ये चलता रहता है, लो माइनस, यही साइड -π/2 -π, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, π/2 पर आपको पता है साइन π/2 1 होता है। तो इसका जब कर्व बनाओगे ना तो आपके पास ये लो कर्व ऐसे बन गया। इस साइड भी पीछे की तरफ घूमता रहेगा, यानी इसकी वैल्यू इस 1 से ऊपर नहीं जाएगी। और ये जो -1 है इससे इसकी वैल्यू कहाँ नहीं जाएगी बताओ, नीचे। इसकी वैल्यू इस -1 से नीचे नहीं जाएगी, ये -1। यानी कहने का मतलब ये हो गया जब साइन का ग्राफ बनाते हैं तो इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। अब यहाँ एक बात और आ गई कि सर डोमेन आपने आर कैसे लिखा। डोमेन आर इसलिए लिखा है कि आपके पास y = sin x फंक्शन है, उस फंक्शन में अक्स है, इसको डोमेन कहेंगे अपन। और ये जो y आपके पास जो वैल्यू प्राप्त होती है इसको अपन क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भाई, समझना आप अच्छे से। ये टेबल कभी याद नहीं रखनी पड़ेगी और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं करोगे, नहीं तो बहुत इजी से क्वेश्चन गलत करके आते हो आप। आपके पास y = sin x दिया हुआ है, ये अक्स डोमेन है और ये जो y दे रखा है वो क्या है, रेंज है। अब अक्स डोमेन अक्स अक्स पर ही तो है ना एक्स, और अक्स अक्स पर आपको पता है इस साइड आप इन्फिनिटी तक चलते रहो चाहे एन तक, इस साइड भी आप लोग एन तक चलते रहो चाहे, ग्राफ तो घूमता रहेगा ऐसे -1 और 1 के बीच में। तो अक्स की वैल्यू इस साइड इन्फिनिटी और इस साइड -∞, और -∞ to ∞, इट मीन्स उसको क्या कहेंगे अपन, आर कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। तो आपके पास sin x का डोमेन कितना हो गया, आर। ऑप्शन में कई बार -∞ to ∞ दे दे तो भी अपने को करना है। अपन रेंज की बात करते हैं और रेंज मैंने क्या कहा था, परिसर। परिसर अपन y को कहते हैं, किसको कहते हैं, y को। और y की वैल्यू y एक्सिस पर है और आपको पता है y एक्सिस पर कहां से, -1 से लेकर 1 तक है। तो यहाँ अपन लिख देंगे -1 to 1। और ये सेम कंडीशन अगर आप कोस का ग्राफ बनाओगे तो सेम कंडीशन कोस के लिए रहेगी, r और -1 to 1। हो गया काम। एक बात और कॉमन सी और बता दूं आपको कि जब डोमेन है ना प्रांत, वो प्रांत आर तो सभी में आएगा, चाहे बिना पूछे लिख लेना आप। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक कोई सा ही लिखो, चाहे आपके पास जो डोमेन है वो आर तो सभी में आएगा। अब किस में अकेला आर आएगा, किस में आर माइनस कुछ एक चीजें अपन छोड़ेंगे। तो यहां देखना, नेक्स्ट अपन टेन की बात करते हैं। और टेन का जब ग्राफ बनाते हो टेन का जब आप लोग ग्राफ बनाते हो तो ये आता है, देखना ये वाई एक्सिस, ये आपके पास अक्स डैश वाई और ये वाई डैश दिया हुआ है। आप जब टेन का ग्राफ बनाते हो 0, यहाँ π/2, ये पाई, -π/2 -π, 10 π/2 पर इन्फिनिटी होती है वैल्यू और 10 π/2 पर इन्फिनिटी भी होती है। यहाँ इन्फिनिटी की ओर से आया, 0 पर 0 हो गया और ये -π/2 पर कितना हो गया, -∞ हो गया। यानी π/2 पर इन्फिनिटी की ओर से आया, 10 0 0 हुआ, -π/2 -∞ की ओर चला गया। ठीक है। अब ऐसे ही अपने पास आगे पाई, यहाँ पाई आ जाएगा, फिर आपके पास 3π/2 आएगा। तो ऐसे ही ग्राफ बनता रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अपन वही बात, y = 10x है, अब की बार y = 10x ले ले। इस अक्ष को तो अपन कहेंगे डोमेन और इस y को क्या कहेंगे अपन, रेंज। बहुत बेसिक सी बातें निकल कर आती है आपकी एयरफोर्स की एग्जाम में। तो बेटा जी देखना, आपको बेसिक सी बातें पूछता है, आप टेबल में से उठाकर सीधी याद करते हो ना कि इसकी वैल्यू तो ये होती है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर आप बिना समझे काम करते हो। तब आपके y = 10x दिया हुआ है, बताऊंगा देखो, y = 10x दिया हुआ है, 10x अक्ष को डोमेन कहते हैं अपन। तो अक्ष का मतलब तो ये अक्ष पूरा ही आ रहा है ना, अक्ष पूरा। लेकिन इसमें अपन ये π/2 छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि π/2 पर इन्फिनिटी हो रहा है और π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होती है। आपको प्रश्न पूछा हुआ है, एयरफोर्स की एग्जाम में आया हुआ है, 10 π/2 इक्वल्स, ये लो एयरफोर्स एग्जाम में। ठीक है।
अगले ने लिखा था इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, जीरो, परिभाषित नहीं। ये लो 4 ऑप्शन लिखे थे, तो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, जीरो कोई सा नहीं आएगा। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइन होता है, इसको अपन सिंबल इन्फिनिटी से लिख देते हैं, परिभाषित नहीं है। आंसर ये आएगा। आप जब टेबल बनाते हो, टेबल में आपके बाकायदा 9th या आप 10th की बुक देखते हो, आपको इन्फिनिटी लिखा हुआ मिलता है और आप देखते हैं इन्फिनिटी कर देते हो वहाँ, जबकि 10π/2 की वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है। इसका इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये 10π/2 पर परिभाषित ही नहीं है, नॉट डिफाइन है। और नॉट डिफाइन है तो इसको छोड़ना पड़ेगा π/2 को। इसी आर में आगे क्या आएगा, 3π/2 आएगा, 3π/2 पर भी इन्फिनिटी आएगा। इसी में इस साइड -π/2, -3π/2 ही आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको लेना तो आर ही है। जब 10 का डोमेन लेते हो तो आपको लेना तो क्या है, आर ही है, लेकिन आर में से कौन सी वैल्यू छोड़नी है जिन पर इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी किस पर होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। तो π/2 तो सब में आ रहा है, और π/2 ये लो मैंने कॉमन ले लिया, देखो ये भी π/2 है, यहाँ भी π/2, यहाँ भी π/2 और यहाँ भी π/2। तो π/2 के इंटू में 7, 5, 3, 1, इट मीन्स ओड नंबर्स आ रहे हैं आपके पास। कैसे आ रहे हैं, ओड नंबर। अगर इवन नंबर होता तब तो अपन 2n लिखते, और जब ओड नंबर होता है तो 2n + 1 लिख देते हैं। तो आपके पास π/2 के इंटू में 2n + 1। तो आपको r में से माइनस करना है 2n + 1 इंटू π/2, और n बिलोंग्स z को इंटीजर होता है। इसके बाद में देखना अपन y की बात करते हैं, रेंज में अपन y की बात, y की वैल्यू देखो इन्फिनिटी से आ रही है, और कहां तक जा रही है बताओ, -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बताओ क्या होता है, r ही तो होता है। तो आपके पास ये आ गया r। ऐसे ही अगर अपन कोट की बात करें तो कोट के डोमेन में भी r तो आएगा ही, और कोट की वैल्यू इन्फिनिटी किस पर होती है, 0, π, 2π, 3π, 4π, इसका मतलब nπ हो जाएगा। तो r में से माइनस करना है nπ और n बिलोंग्स z, और इसकी भी आपके पास रेंज कितनी आ जाएगी, r ही आ जाएगी। ये ध्यान में रखना भाई, बेसिक सी बात है। अपन बात करते हैं देखो सेक की, सेक अक्ष की। जब सेक का कर्व बनाते हो ना, अगर 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उनमें, क्योंकि 11th में आपके कंप्लीट ग्राफ हैं और आपको कॉपी में ग्राफ बनवाए, आपको बनवाते भी। आपके पास π/2, इस साइड -π/2, सेक π/2 भी इन्फिनिटी होता है, सेक -π/2 भी इन्फिनिटी होता है। यहाँ ये इसकी वैल्यू 1 और -1, सेक इन्फिनिटी π/2 पर इन्फिनिटी की ओर से आएगा, सेक 0, 0 इसी में ना, 0 पर 1 हो जाएगा, और -π/2 पर वापस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे आएगा कर्व और ऊपर की तरफ घूम जाएगा, फिर यहाँ आएगा वो भी ऊपर की तरफ घूम जाएगा। यानी सेक और कोसेक इन दोनों का -1 और 1 के बीच में कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि साइन और कोस वो तो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेंगे, और सेक और कोसेक साइन और कोस का उल्टा ही तो है, तो उसका अपन जैसे ही उल्टा करेंगे इसका मतलब वो अंदर नहीं आएंगे। तो सेक और कोसेक ये दोनों जो कर्व है ना, वो कभी -1 और 1 के बीच में नहीं आएंगे, इस स्पेस में नहीं आएंगे। तो यहाँ तो कौन रहेंगे, अरे इतने स्पेस में तो कौन रहेंगे बेटा जी, यहाँ तो रहेंगे आपका साइन और कोस, और इस ऊपर वाले स्पेस और इससे नीचे -1 वाले नीचे वाले स्पेस में वहां रहेंगे आपके सेक और कोसेक। ध्यान से देखना। तो अब सेक है, सेक π/2 पर इन्फिनिटी है, -π/2 पर तो वही बात 10 वाली सी, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, उन पर इन्फिनिटी आ रहा। तो इन्फिनिटी वाली वैल्यू छोड़ दो आप, तो आपके पास आएगा r - 2n + 1 इंटू π/2 n बिलोंग्स z। और इसकी रेंज की बात करेंगे तो है तो r ही ऊपर कंप्लीट, यानी r ही है, लेकिन -1 और 1 के बीच की वैल्यू, -1 और 1 तो आएगा, लेकिन इनके बीच की वैल्यू जो नहीं आएगी। तो ये स्मॉल ब्रैकेट ये लो माइनस। आपके पास कोसेक में r माइनस कोसेक की वैल्यू जो इन्फिनिटी होती है वो आपकी कोसेक की इन्फिनिटी वैल्यू 0, π, 2π, 3π एंड सो ऑन इन पर होती है। तो इन पर वैल्यूज आपके पास r - nπ और n बिलोंग्स z, और यहाँ r - -1 to 1। ये हो गया आपको टेबल। आपको क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ 10, तो 10 का डोमेन आते ही दिमाग में एक बात आनी चाहिए, यार डोमेन किसी का पूछे चाहे r होता है, रियल नंबर होता है। अब 10 इन्फिनिटी वाली वैल्यू छोड़नी है, तो साइन और कॉस में तो कोई इन्फिनिटी वाली वैल्यू है नहीं,
क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू तो माइनस और वन के बीच में होती है, तो उनकी तो वहां रुक गई। अब बच गए कौन? टेन, कोट, सेक और कोसेक। इन चारों की वैल्यूज इन्फिनिटी हो सकती है। अब टेन की वैल्यू इन्फिनिटी किस पर होती है? पाई बाय टू, 3π/2, 5π/2। इसका मतलब π/2 तो इंटू में, और उसके इंटू में विषम संख्या आ रही है, ओड नंबर्स आ रहे हैं, तो 2n+1। तो आर में से माइनस करना है, क्या करना है? 2n+1 इंटू π/2। अगर अपन कोट की बात करें तो कोट का 0 पाई इन्फिनिटी होता है, तो आर में से माइनस करना है, किसको करना है? n पाई को। और ये वैल्यूज पता चली गई आपको। वाई वाली वैल्यू को अपन क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। और वाई वाली वैल्यू में आपको बताया साहब साइन और कोस तो -1 और 1 के बीच में रहे, और सेक और कोसेक -1 और 1 के बीच में नहीं आते हैं। तो आर ये तो हो गई -1 और 1, और इन दोनों में हो गया आर -(-1 to 1)। और टेन और कोट की वैल्यू अनंत से लेकर माइनस अनंत तक, और अनंत से लेकर माइनस अनंत को अपन आर कहते हैं, रेंज आर कहते हैं रियल नंबर। तो ये आपके पास आर आई गया, ठीक है। इनकी दोनों की देख लो, ये आर आएगी। क्वेश्चन आया हुआ है ये 10π/2 इक्वल्स, आप दोबारा देखना, पूछ लेता है कई बार कि नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं है। एक क्वेश्चन लिखवाया था डोमेन ऑफ साइन एक्स, डोमेन ऑफ साइन एक्स -π/2 to π/2। आपको लिखवाया था रेंज ऑफ साइन एक्स, तो रेंज बताओ कितनी है? -π to π। और इसी के साथ वो लिखवा देता हूं मैं, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वही ऑप्शन। नन ऑफ दीज, और रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और वही ऑप्शन। देख लो चारों के ऑप्शन सेम है। रेंज का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यूज, और प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा एंगल में, तो आपके पास रेंज तो आएगी -π/2 to π/2, और डोमेन पूछेगा तब कितना आ जाएगा? -π to π। क्योंकि यहां देखना साइन एक्स की रेंज -π से π है, इस साइन एक्स की रेंज -π से π है, तो इनवर्स में रेंज डोमेन तो इंटरचेंज तो होंगे ना। तो ये यहाँ तो इसकी रेंज है साइन की, तो लेकिन साइन इनवर्स की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? डोमेन। तो ये देख लो डोमेन बन गया किसका? साइन इनवर्स का। इनवर्स का मतलब उल्टा ही तो हो गया ना, तो उल्टा कर देंगे। साइन के लिए तो रेंज है, साइन इनवर्स के लिए क्या हो गया? डोमेन बन गया। और ये -π/2 से π/2 इसकी रेंज है साइन इनवर्स एक्स की। और अगला साइन एक्स की रेंज पूछता है तो आपके पास आर है रियल नंबर। साइन एक्स की पूछता है तब क्या है? आर है, ये रियल नंबर, ठीक है। फिर से कह देता हूं एक बार, बहुत यूजफुल वीडियोज हैं आपके लिए, ये कंटिन्यू चलने वाली सीरीज है। किसी टॉपिक को ये नहीं कि अपन ऐसे करवा दिया, बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार ट्रिग्नोमेट्री कराओ, ट्रिग्नोमेट्री करवा दी। आपकी डिमांड आई कि कई कह रहे थे, बोले नहीं सर एक बार प्रोबेबिलिटी वाला तो करवाई दो, अपन प्रोबेबिलिटी करवा देंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए कहोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवा देंगे। कई टुड्डी के लिए भी कह रहे थे, टुड्डी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा सा लंबा है। ये जो वीडियोज नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। आपके साथ के जितने भी कंपिटिटर स्टूडेंट्स हैं उनको आप शेयर करें, ताकि वो भी देख कर ये जो लॉकडाउन का जो टफ टाइम है उसमें वो लोग भी तैयारी कर सकें, नेवी एयरफोर्स की वो भी कंपटीशन में बने रहें आपके साथ में। आपके जितने भी साथ वाले हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन उनको दबाएं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अपन शॉर्ट में करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने अपन वीडियो अवेलेबल नहीं करवा सकते, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे अपन। आज तो मैंने जो बेसिक सी बातें थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उठाता है अगला, ये जो आज आपको जितने भी बातें बताई है, बेसिक नहीं आएगा तब आप आगे कर नहीं पाओगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, ये चीजें आपको सीखनी है। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको फिर से सीखना है। और ऐसी चीजें जो 10π/2 आपके दिमाग में पहले से फिट हुआ होता है और वो गलत फिटिंग होती है, उनको आपको सही करना है। धन्यवाद बेटा।